everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the question answers of your chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चलिए let's get back to the questions. तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक वीडियो में कर लिया था, राइट? एक इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, उसका एक पार्ट रह रहा था, तो चलिए वो कर लेते हैं. ये उसका थर्ड पार्ट बाय मिस्टेक रह गया था, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की कंजर्वेशन में कौन सा इनमें से फेवरेबल नहीं है? स्विच ऑफ द बल्ब when not in use. इसे हम नेचर कंजर्व कर रहे हैं. ऑब्वियसली वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी हम कंजर्व कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा रहे हैं. क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, पानी को बचा रहे हैं. डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, आप क्या कर रहे हैं? आप प्लास्टिक को डिस्पोज कर दे रहे हैं आफ्टर शॉपिंग. वो डिस्पोज करके कोई फायदा नहीं है. वैसे आपको अगर पॉली बैग्स हटाकर आपको पेपर वाले बैग यूज करना चाहिए, तब आप शायद नेचर की हेल्प करें, या फिर आपको जूट बैग यूज करना चाहिए. पेपर बैग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली पेड़ों से कट के आ रहा है. जूट बैग या ऐसे बैग जो बायोडिग्रेडेबल हो वो यूज करने चाहिए. पॉली बैग्स तो वो हो गए ना, प्लास्टिक के बैग हो गया, आप उन्हें गाड़ दे रहे हो तो वो कभी खत्म नहीं होंगे. सो इसका होगा कि सी वाला है, ये कंजर्वेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है. चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग है, ये आता है, कभी कभार आ जाता है, ये नंबर अच्छे खासे इसमें आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, लेकिन इट इज इजी टू डू. ओके, सो हाई स्कोरिंग मार्क्स होते हैं इसमें 4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको मैच करने हैं, लेकिन इधर 5 दे रखे हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, पता करने के लिए कि उन्होंने कितना पढ़ाई करा है. ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं. लैंड यूज, पहला आता है लैंड यूज, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा सी, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड. ठीक है, सो इसका आएगा सी. तो यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ कि एक इसका क्या आएगा, इसका सी आएगा. ओके, या फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि इसका होगा सी. ठीक है, जिससे आपको आंसर देखने में दिक्कत ना हो. फिर आएगा ह्यूमस. सेकेंड वाले का क्या है? ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल. तो इसका क्या होगा? इसका होगा डी. इसका डी होगा. ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर की तरह ही होता है. टॉप सॉइल जो होता है ना, जो सबसे ऊपर की सतह होती है, सॉइल जो होता है, सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तभी जाकर तो वो क्या बनता है? फर्टाइल बनता है. सो फर्स्ट वाले का क्या था? सी था, एंड सेकेंड वाले का क्या था? डी था. ओके, अब क्या है? अब है रॉक डैम, यानी कि थर्ड वाला है रॉक डैम. तो रॉक डैम क्या होगा? रॉक डैम होगा इसका होगा ए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये क्यों होगा? क्योंकि भाई सॉइल बह के ना चला जाए क्रॉप फील्ड से, इसलिए वहां पे पत्थर के डैम बनाए जाते हैं एज अ बैरियर, जिससे सॉइल ना निकल जाए या फिर सॉइल इरोजन ना हो जाए, यानी कि सॉइल बह के ना निकल जाए, इसीलिए रॉक डैम बनाए जाते हैं. तो इसका क्या होगा? थर्ड वाले का होगा ए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. फिर क्या आएगा? बायोस्फीयर. सही है, हमारा लास्ट वाला, और हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन. तो बायोस्फीयर का क्या होगा? बायोस्फीयर का कंट्रोल प्लाउइंग तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा नैरो जोन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, उसको कहते हैं बायोस्फीयर. तो हमारे फोर्थ वाले का होगा बी. ठीक है, फोर्थ वाले का होगा बी. तो यहाँ पे मैं जरा सारे के सारे आपको बता दूं फिर से. फर्स्ट का होगा सी, सेकंड का होगा डी, थर्ड का होगा डी, सॉरी, थर्ड का क्या है? थर्ड का होगा ए, और फोर्थ का होगा बी, यानी कि नैरो जोन वाला. ठीक है, मैच द फॉलोइंग हमने कर ली है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ ट्रू राइट द रीजन. ठीक है, सो यहाँ पे बता देते हैं. रीजन मैंने लिखे नहीं है, रीजन मैं आपको बखूबी बता दिया करूंगी, बिकॉज इट विल बी लाइक अ प्रैक्टिस फॉर यू. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. अब इसमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं, गंगा आ जाती है. गंगा ऑब्वियसली फर्टाइल है, राइट? फर्टाइल प्लेन है, तो वहां पे ऑब्वियसली लोग ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां रहेगा. क्यों? क्योंकि भाई फर्टाइल प्लेन है, वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. तो इसीलिए यहाँ पे आपको रीजन मिल गया कि भाई इट इज अनफर्टाइल रीजन, फर्टाइल प्लेन, इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है. फॉर विच पर्पस? फॉर एग्रीकल्चर पर्पस
एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों में और वहां के बैंक्स में। तो इसका क्या होगा, इसका होगा ट्रू। फिर क्या आता है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। यस, वाटर अवेलेबिलिटी हर इंसान को नहीं मिलती है, डिक्लाइन हो रही है, तो ये बात भी ट्रू है। अब ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको रीजन बता देती हूँ। उसका रीजन ये है कि हर एक पर पर्सन को डिक्लाइन क्यों हो रहा है वाटर से, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, केमिकल से भर दे रहे हैं, अच्छी तरह वाटर का यूज नहीं करते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे रीजंस है ऑब्वियसली। एंड वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, साथ ही साथ एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, लेकिन ये धीरे धीरे करके स्कार्स रिसोर्स बनता जा रहा है। इसकी कैपेसिटी तो भर के है, लेकिन ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ये डिक्लाइनिंग में जा रहा है इंडिया में। ओके, एक्चुअली इंडिया में नहीं, हर जगह ही डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है, सो अब करते हैं हम थर्ड वाला, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। अब ये तो भाई सरासर फॉल्स है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इंटरक्रॉपिंग यूज करा जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारे क्रॉप्स को उगाने के लिए। ठीक है, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, ये थर्ड वाला मैंने करा। अब ये थर्ड वाला सरासर फॉल्स है, मैंने लिख भी रखा है बिकॉज इट्स फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर लैंड में क्रॉप्स, एक क्रॉप्स अलग अलग तरीके के 4 से 5 क्रॉप एक ही लैंड में उगाना, उसको कहेंगे इंटरक्रॉपिंग। लेकिन ट्री की जो रोज होती है ना, ट्री की जो रोज होती है उनको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। शेल्टर बेल्ट हमने पढ़ा था, राइट? हमने कंजर्व करने के लिए सॉइल का वो जो हमने एक टॉपिक करा था, उसके अंदर था कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और शेल्टर बेल्ट क्या होता है। तो रोज ऑफ ट्रीज यानी कि ट्रीज जो प्लांट करते हैं ना, कोस्टल एरिया में प्लांट करते हैं विंड मूवमेंट को देखने के लिए, तो इसका क्या होगा, इसका शेल्टर बेल्ट होगा, इसका इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा। ठीक है, सो इट्स टोटली फॉल्स, ये भी फॉल्स आता है। फिर आता है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। अब ह्यूमन की इंटरफेरेंस और क्लाइमेटिक चेंज क्या इकोसिस्टम के लिए अच्छा है? ह्यूमन उसे बर्बाद कर रहा है और क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्या इकोसिस्टम के लिए अच्छा है? ऑब्वियसली गलत है, ह्यूमन की इंटरफेरेंस सही नहीं होती है। सो इसका होगा फॉल्स। सो फर्स्ट वाले का था ट्रू, सेकंड का भी था ट्रू, एंड थर्ड एंड फोर्थ का था फॉल्स। ठीक है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। चलिए, हमने ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर नंबर 2 के पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ई बुक्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको सब वहां पे उपलब्ध मिलेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे और उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और आपसे हम जल्दी से मिलने वाले एक नए चैप्टर के साथ। चिल्ड्रन कहीं मत जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।